Hello everyone, welcome back to Where We Are. Today we have Rishikesh, who is Yes. also from our generation, but he chose to explore farming and the Sayadri range. So Rishikesh, welcome. Hi, thank you. Describe yourself in one line. Okay, so I am MBA by graduation and someone who is agriculturist by his soul. Great. So you do dragon fruit farming. Yeah. तो फार्मिंग का इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ एंड इसको तुम स्पेशली जब तुम फुल टाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो तो कैसे बोलते हो? ओके, तो ये थोड़ा हम 2-3 साल पहले जाते हैं जब मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेशन लेना स्टार्ट हुआ। वैसे तो एग्रीकल्चर वो तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड ही है, क्योंकि पहले से घर वाले सब खेती करते आ रहे हैं। लेकिन उसको कमर्शियल वे में या फिर बिजनेस के तरीके से किसी ने आज तक किया नहीं। तो 2-3 साल पहले जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, सेकेंड ईयर या फिर लास्ट ईयर, तब मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि फार्मिंग तो पापा कर ही रहे हैं, वैसे भी हम वहाँ पे टाइम पैसा लगा ही रहे हैं। तो उस चीज़ को एक कमर्शियल बिजनेस वे की तरह हम ले सकते हैं, तो हम वहाँ पे ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं। तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड फिर मैंने उसमें रिसर्च करना चालू किया। ग्रेट. तो जब तुमने फार्म सेटअप किया, व्हाट वाज योर विजन? विजन तो फर्स्ट विजन इज कि मुझे एक सस्टेनेबल फार्म बनाना है, क्योंकि फार्मिंग एक ऐसी फील्ड है जो पूरी तरीके से नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि नेचर अगर बदलता है तो यील्ड बदलती, तो ऐसा राइट. कुछ फिक्स नहीं रहता। तो उस तरीके से अगर सस्टेनेबल फार्मिंग हम बनाते हैं तो उस चीज़ में फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो यही मेरा पहला विजन था। इसीलिए मैंने रिसर्च किया बहुत सारे क्रॉप्स के बारे में, देन ड्रैगन फ्रूट की तरफ मैं कंफर्मेशन के साथ आया कि इसको हम कर सकते हैं हमारे फार्म के ऊपर। ओके. सो अभी तो तुम एमबीए कर रहे हो, यस। तो फुल टाइम तुम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, तो नहीं। एट दिस पॉइंट तुम उस रोल को कैसे डिफाइन करोगे? ओके, तो जब मैंने फार्म सेटअप किया तो उसके बाद तुरंत 3-4 महीने के बाद ही मेरा एमबीए चालू होने वाला था। और वो भी क्यों, मेरा तो पहले था कि मुझे फार्मिंग में कुछ करना है, ऐसा तो था, जुनून था। लेकिन घर वालों का भी एक होता है कि ग्रेजुएशन भी कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा सा एक पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो फिर डिसाइड किया कि घर से दूर अब पुणे तो आना पड़ेगा। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो संडे फार्मिंग एक कंसेप्ट होता है, तो मैं सैटरडे संडे वीकेंड जाता हूँ एंड फिर मैनेजमेंट देखता हूँ कि क्या करना है। बाकी तो होल एंड सोल मेरे पापा ही है, जो सब कुछ मैनेजमेंट डे टू डे लाइफ का जो होता है वो पापा ही संभालते हैं अभी के लिए नाइस. सो आपने ड्रैगन फ्रूट चूज किया, उसमें तो। आपने पोटेंशियल क्या देखा? पोटेंशियल तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं। तो अगर हम पीछे जाते हैं तो पहले हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खेती होती है वो गन्ने की होती है, शुगर केन की होती है, जो कि एक इजी फार्मिंग है। उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लगाओ तो वो ईल्ड देता ही है। और जो शुगर केन फैक्ट्रीज होती है वो भी ले ही जाती है, तो उसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं होता। लेकिन उसमें इतना ज़्यादा ईल्ड नहीं आता। तो ड्रैगन फ्रूट चूज करने का रीज़न ये था कि हमारे यहाँ आपने सुना होगा सांगली फेमस है ग्रेप्स के लिए। तो ग्रेप्स बहुत फेमस है, बट ग्रेप्स में क्या है, उसमें नुकसान होने के चांसेस भी बहुत है। जैसे आप अभी हम देख रहे हैं कि कभी भी बारिश हो रही है, तो ऐसा अगर कुछ होता है तो ग्रेप्स का पूरा के पूरा फसल खराब हो जाती है। लेकिन ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है, उसका जो पौधा होता है वो स्ट्रांग होता है। वो कैक्टस की प्रजाति में आता है, तो वो स्ट्रांग होता है, उसको कुछ इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए उस चीज की तरफ मैं गया, ड्रैगन फ्रूट की तरफ गया। ओके. सो व्हेन यू स्टार्टेड दिस, उस टाइम पे लोगों का रिएक्शन कैसा था? वर दे सपोर्टिव या फिर सबने डाउट किया तुम्हारे चॉइसेस पे? यस, तो लोगों का तो बाद में ही है, पहले घर वाले ही है। तो घर वाला का ही ऐसा था कि ऐसी चीजें हमारे खेतों में नहीं हो सकती, क्योंकि वो कैक्टस की प्रजाति है, तो वो ज्यादातर मतलब जो रेतीले वगैरह जगह होते हैं वहां पे होता है, और हमारा जो है वो पूरा ब्लैक सॉइल वाला मिट्टी का खेत है। ओके. तो घर वालों का ऐसा था कि इतना इन्वेस्टमेंट करके अगर तू वो कर रहा है तो वो सस्टेनेबल होगा नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने किया नहीं है हमारे एरिया में। तो घर वाले ही पहले खिलाफ थे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते। लेकिन वो बाद में मान गए। बाकियों को तब पता चला कि जब हम सेटअप करने चालू किया, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट में क्या होता है, जस्ट पौधा नहीं लगाना होता उसको, उसको ना डिपेंडेंसी देने के लिए एक सीमेंट का पोल और प्लेट लगाना होता है, जिसके ऊपर वो पौधा ग्रो करता है। तो जब हमने वो सेटअप करना चालू किया तो आजू बाजू के लोग बोल रहे कि अच्छा खासा ब्लैक सॉइल का मिट्टी है, इतना प्रोडक्शन देता है गन्ने का, तो उसको तुम लोग ये सीमेंट और ये लगा के खराब कर रहे हो। तो यहाँ तक गया कि मतलब वो कांटों का फल होता है, कांटों का पौधा होता है, तो कांटे लगा के तुम लोग क्या ही कमाओगे, क्या ही कर लोगे, ऐसा सब क्वेश्चन भी किया था। पापा यहाँ तक चले गए थे कि नहीं करना है। लेकिन वहां से फिर वो थोड़ा सा आया कि कॉन्फिडेंस आया जब, क्योंकि क्या था, रिसर्च मैंने किया था, पापा को दिखाया नहीं था, तो वो गलती मुझे समझ आ गई। तो फिर मैंने क्या किया, पापा को लेके
मैंने कम से कम 3 to 4 फार्म्स को किया, लगभग 1000 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया एक दिन में। मैंने पूरा सांगली से लेके सांगोला पे आया था, फल्टन में आया था, 2-3 फार्म उनको दिखाया कि कैसे लोग सस्टेनेबल बन रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं फलों में, ना कि शुगर केन में। तो वो चीजें जब उनको दिखाई तो उनको भी थोड़ा सा ट्रस्ट आया कि यार लड़का ऐसे ही नहीं बोल रहा, इसने भी कुछ तो रिसर्च किया है। क्योंकि ऐसा था कि तूने आज तक कुछ किया नहीं है फार्मिंग में, जो हमने काम बोला तूने वही किया। तो वो चीज था, उनको जब मैंने ट्रस्ट दिया तो उन्होंने भी ट्रस्ट किया और आज 2 साल हो गए, वो सक्सेसफुली रन भी हो रहा है। राइट। तो जो सीमेंट प्लेट होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है? मतलब मैंने जितना मुझे पता है कि ड्रैगन फ्रूट के जो प्लांट्स होते हैं वो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। तो सीमेंट प्लेट्स मतलब क्या वही ऐसे पोल जैसा यस सब? यस यस एग्जैक्टली, एक सीमेंट का पोल होता है, उसके ऊपर एक सीमेंट का 2x2 का एक प्लेट होता है जो कि उस पोल के ऊपर फिट होता है। ओके। और एक पोल के साइड में हम लोग 4 पौधे लगाते हैं, वो चारों साइड से वो क्लाइंब करते हैं। देन वो प्लेट के अंदर से हम लोग बाहर निकालते हैं। ओके। तो पहले तो एक ही टेनी रहती है, बाद में वो टेनी टेनी ग्रो करके फिर वो कैक्टस एकदम ऐसा फूला हुआ दिखाई ओके। देता है। ओके। ये उसका रोल होता नाइस। तो अभी आप देखते हो इसमें फर्टिगेशन, है। यस। तो एंड सेल्स, राइट? तो ये फर्टिगेशन और सेल्स में एग्जैक्टली क्या पार्ट, एंड फर्टिगेशन क्या होता है? ओके। तो फर्टिगेशन इन द सेंस कि बेसिकली मंथली जो भी न्यूट्रिशन रहता है प्लांट को, तो वो मैं देखता हूँ। क्यों? क्योंकि पापा पापा को भी पता है सब चीज़ें, उन्होंने पहले से खेती करके रखी है। लेकिन थोड़ा सा शुगर केन का इसका मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग होता है, इसको थोड़ा सा ड्रिप से भी आपको फर्टिगेशन देना पड़ता है। जैसे कि एनपीके होता है, जो आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस और नाइट्रोजन फॉस्फोरस और क्या होता है लास्ट वाला, मैं भूल गया शायद। एनपीके जो होता है वो तीनों न्यूट्रिशन हमें देने पड़ते। पोटेशियम। यस, पोटेशियम, यू आर राइट। तो वो हमें देने पड़ते हैं तीनों न्यूट्रिशन। तो हम लोग वो ऑर्गेनिक वे में देते हैं, जैसे कि काऊ डंग वगैरह जो रहता है वो सब भी देते हैं। और जो हमारा अदर रहता है, केमिकल सब्सटीट्यूट रहते हैं, वो भी हम लोग देते हैं। तो वो जस्ट मैंने क्या किया है वहाँ पे, ज्यादातर मैं रहता नहीं हूँ वहाँ पे, तो हमने एक ऑटोमेशन सिस्टम लगाया है जैन इरिगेशन कंपनी का, जहाँ पे मैंने 3 टैंक बनाया है, क्योंकि हमारा 3 एकड़ का फार्म है। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे टैंक में वो बना के रखता हूँ। ओके। और पूरा ऑटोमेटेड है, तो बस पापा को जाके मोटर चालू करना है और वहाँ पे वो अगर हम फर्स्ट नंबर का टैंक से दे देते हैं तो फर्स्ट नंबर का टैंक फर्स्ट एकड़ वाले प्लॉट को जो है वो फर्टिगेशन सही तरीके से देता है। तो वो बस मैनेजमेंट में देखता हूँ कि इस महीने में क्या देना है, पिछले बार क्या दिया है, तो वो बस थोड़ा बहुत मैनेज करता हूँ। ओके। एंड सेल्स पार्ट में? सेल्स पार्ट में ऐसा हुआ कि कुछ पहले कॉन्टैक्ट्स थे मार्केट में वगैरह, दोस्त थे जो वहाँ पे बिजनेसमैन है जो फलों का करते हैं ट्रेडिंग, तो उनके साथ दोस्ती थी, तो पहले उनको बेचा। बाद में पुणे में आने का ये फायदा हुआ मुझे कि मैंने पुणे का पूरा मार्केट यार्ड जो है वो हमारे मतलब पश्चिम महाराष्ट्र जो है वहाँ का सबसे बड़ा मार्केट यार्ड पुणे में है। तो वहाँ पे मैं गया, मैंने ट्रेडिंग देखा कि कैसे होता है, क्या होता है, प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं, वो लोग क्या क्या मतलब चार्जेस लगाते हैं फार्मर्स को माल मतलब वहाँ पे देने के लिए फ्रूट्स। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिले, तो मैंने सांगली से कोल्हापुर में भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, पुणे में दिया। और इसमें एक और फायदा मुझे हुआ कि यहाँ पे एमबीए का मेरा एक इंटर्नशिप चल रहा था न्यूट्रीफ्रेश फार्म्स में। वो भी एक अलग स्टोरी है, वहाँ पे भी मतलब एग्रीकल्चर ही बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ पर भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बट इन माय केस मेरा जो ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन था वो उनको भी जरूरी था, क्योंकि वो लोग क्या है, वो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है, वो सब जगह से फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं और आगे उनका ब्रांड का नाम के अंदर वो बेचते हैं, तो उनको भी जरूरत था। तो उनको तो फायदा हुआ क्योंकि डायरेक्टली वो फार्मर से ले रहे हैं। तो मेरे वहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट अच्छे बने, तो मैं वहाँ पे भी सक्सेसफुल रहा डील करने में। तो उनको भी मैंने अपना एक 2-3 टन का कंसाइनमेंट था, मैंने उनको भी वो डिलीवर किया था। नाइस, मतलब अपॉर्चुनिटी मिल गई तुम्हें। अपॉर्चुनिटी मिल गई, यस। सो वीकेंड में पुणे से ट्रैवल करते हो फार्म देखने के लिए, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे होती है? मतलब एक वीकेंड मन, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं यार अब मन नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है ऐसा कई बार कि नहीं जाना है। बट एक है कि ट्रैवलिंग का भी है कीड़ा अंदर, और इतना नहीं है, 4 घंटा ही दूर मेरा घर है, तो मैं बाइक से ही जाता हूँ आता हूँ, इतना कुछ मुझे रहता नहीं है। और घर जाना किसे पसंद नहीं है, तो True. दोनों काम हो जाता है, मेरा काम भी हो जाता है, घर भी जाना होता है, तो उस तरीके से मैनेज हो जाता है। राइट। तो सिंस तुम फुल टाइम नहीं हो तो तुम्हारी लर्निंग कैसे होती है? ओके। तो अभी के लिए तो लास्ट 1 साल 1.5 साल में तो मैं यहीं से पुणे बैठ के कुछ अपॉर्चुनिटी है नहीं ये देखता हूँ, क्योंकि अभी का जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा बहुत सस्टेनेबल रेंज में आ गया है। क्योंकि पहले 6 महीने जो थे वहाँ पे प्लांट छोटा था, तो उसको ग्रो करना, उसका सही तरीके से मैनेज करना वो थोड़ा मुश्किल था, तो वहाँ पे हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था। अभी क्या रेंज है, अभी 1.5-2 साल के बाद प्लांट एक अच्छी तरीके से ग्रोथ मैच्योरिटी की स्टेज में आ गए हैं, तो उसके लिए ज्यादा ध्यान रखना नहीं पड़ता। तो पापा जो है वो सही तरीके से वो डेली मैनेज करते हैं।
और लर्निंग की बात करें तो आजकल यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है कि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं पॉडकास्ट पर, मतलब यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं कि क्या Right. करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वहां से भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो उसी तरीके से चल रही है लर्निंग। करेक्ट करेक्ट। तो एज पर योर एक्सपीरियंस एज ऑफ नाउ, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग का बेसिक प्रोसेस क्या होता है? बेसिक प्रोसेस तो किसी भी फार्मिंग का बेसिक प्रोसेस होता है कि पहले खुद की मिट्टी को जानो कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद उस हिसाब से जो कंटेंट आपके मिट्टी में है उस हिसाब से कौन सा पौधा है, कौन सी क्रॉप है जो आपके यहाँ के एनवायरनमेंट को भी सस्टेनेबल है और आपके मिट्टी को भी सस्टेनेबल है, उस तरीके से आपको पहले क्रॉप सिलेक्शन करना होगा। और अगर हम स्पेसिफिकली ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल में भी अच्छा आता है, लेकिन अगर आपकी पथरीली मिट्टी है या फिर रेतीली मिट्टी है तो उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। Okay. क्योंकि ड्रैगन फ्रूट का एक ही ड्रॉबैक है, उसको जैसे पानी में जमीन में अगर पानी रह जाता है, कीचड़ बन जाता है तो उसको नहीं चलता, उसको फंगस का एक प्रॉब्लम होता है, तो वो ज्यादा उसको नहीं चलता। इसलिए रेतीली अगर मिट्टी है तो बहुत अच्छा तरीके से वो होता है। तो आपने अपनी मिट्टी को थोड़ा रेत वगैरह ऐड करके सब चेंज किया फिर? नहीं, मिट्टी को ऐसे चेंज नहीं किया। हमने क्या किया कि हमारा जो खेत है उसको थोड़ा सा हमने ढलान दिया दोनों तरफ, और ड्रैगन फ्रूट जहाँ पे हमने लगाया वहां पे हमने 2 फुट उसको रेज किया, जैसे हमने बेड बनाए और बेड के ऊपर फिर हमने लगाया। तो बारिश कितनी भी अगर हो रही है तो जो बारिश का पानी है वो नीचे से जा रहा है, तो जो रूट्स है ड्रैगन फ्रूट के वो सेफ रह रहे हैं। तो इस तरीके से हमने थोड़ा उसको उसको थोड़ा खर्चा ज्यादा हुआ, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि ड्रैगन फ्रूट्स के रूट्स जो है वो सेफ रहने लगे। तो इस तरीके से हमारे मिट्टी के हिसाब से हमने वो बेड बनाया, तो ये आप कर सकते हैं। नाइस। और स्टार्टिंग फेज में चैलेंजेस क्या थे इस फार्मिंग में स्विच करने के लिए? ओके, चैलेंजेस की बात की तो हमने एक बात की कि पोल और वो जो था तो वो सही तरीके से स्ट्रांगली बना के और उसको सही तरीके से लगाना एक मेन चैलेंज था। क्योंकि ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है कि वो हम हर साल नहीं चेंज करते। हाँ। वो एक लंबा चलने वाला पौधा है। तो अगर हम आज लगा रहे हैं तो कम से कम अगर हम उसकी अच्छी केयर करते हैं तो 10 से 15 साल तक वो हमें ईल्ड देता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वही उसका मेन सहारा है, तो वो अच्छी तरीके से बना के लेना। पहले हमने एक जगह से बना के लिए थे, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं मिली। तो हमने एक यूपी बिहार से पर्सन को बुलाया हमारे ही खेत पे, जो बनाता है, तो हमारे यहाँ पे उसको सेटअप करके दिया। तो उसने सारे वो पोल वगैरह बना के दिया अच्छी तरीके से। तो वो पोल मेन लगाना सेटअप वो एक चैलेंज था। और दूसरी चीज खेती में ज्यादा चैलेंज आता है वो लेबर का ही आता है, क्योंकि लेबर कंसिस्टेंसी के साथ नहीं मिलता। तो वही एक मेन चैलेंज मेरे लिए तो था। ओके। सो इन्वेस्टमेंट और पेशेंस कितना डिमांड करता है ये? या तो खेती में तो पेशेंस बहुत डिमांड करता है। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ड्रैगन फ्रूट की, तो मेनली खर्चा जो है वो पौधों का एंड पोल्स का यही होता है। तो ऑन एन एवरेज पर एकड़ कॉस्ट अराउंड 4 to 5 लाख जाती है। वो डिपेंड करता है आपके लोकेशन एंड उसके हिसाब से। ओके। यस। एंड अब आपके पास मौका था बचपन से फैमिली के साथ फार्मिंग करने का, वो भी Yes. ग्राउंड लेवल पे एकदम। सो उस फैमिली के साथ ये काम करने से आपको क्या एक्सपीरियंस और लर्निंग्स मिली? एक चीज़ अच्छी हुई कि मेरा पापा के साथ रिश्ता बहुत अच्छा डेवलप हुआ वहाँ पे। क्योंकि इससे पहले क्या था, पापा अपना अपना काम करते थे। क्योंकि हम लोग जो है वो गुरव है, मतलब पुजारी है, तो हमारे पास हमारे इधर के लोकल मंदिर वगैरह सब होते हैं। तो वो एक काम और हमारा फार्मिंग का जो मेन काम। तो पापा हमेशा अकेले ही लगे रहते थे, हम तो कुछ पढ़ाई में इधर उधर कॉलेज ये वो करते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि डेली सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक उनके साथ टाइम स्पेंड करने को मिला, उनसे कुछ चीज़ें सीखने को मिली। तो वो था फैमिली का। मेरी माँ भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है यहाँ पे फार्म पे। तो एज अ फैमिली हमें बहुत टाइम स्पेंड करने को मिला जो 6 महीने थे पहले के। तो एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ फैमिली का भी, मतलब रिश्ता अच्छा हुआ। तो वही एक अच्छा लगा चीज़ मुझे। नाइस। तो अगर कोई बिगिनर स्टार्ट करना चाहता है तो क्या ये पॉसिबल है आज के टाइम में? डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ नहीं कि जो हम सीख नहीं सकते। बस एक चीज़ है कि किसी और का वीडियो देख के, मतलब आजकल ना इंस्टाग्राम पे बहुत ऐसे होता है कि ये पौधा लगाओ 10 लाख कमाओ 20 लाख कमाओ। तो अगर आप में पेशेंस है कि अगर वो यील्ड नहीं भी आती तो भी आप अगर सस्टेनेबल रह पाते हो, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर पाते हो, तभी आप इस चीज़ को कर सकते हो। मतलब आप में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बात करी, फार्मिंग पूरी तरीके से नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपके फ्रूटिंग के टाइम पे अगर बारिश हो गई, कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो उस चीज को फेस करने की आप में अगर ताकत है तो आप वो कर सकते हो सस्टेनेबली। बाकी एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके जो भी सेटअप करना है वो करके आप कर सकते हो। इन शॉर्ट, पेशेंस इज द की। पेशेंस इज द की। एग्जैक्टली। सो कौन से स्किल्स या माइंडसेट जरूरी है फैमिली फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए? ओके,
तो स्किल्स की बात करें तो आप मिट्टी से कनेक्टेड होने चाहिए। आपको कौन सा भी काम हो, आप में करने की वो क्षमता होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं बोलने कि ये तो मेरा काम नहीं है, ये दूसरों का काम है, ये लेबर का काम है, क्योंकि अगर आप मिट्टी में उतर रहे हो तो आपको शर्ट को कीचड़ भी लगेगी, सब होगा। तो वो चीज़ करने की अगर आप में ताकत है तो आप कर सकते हो। और माइंडसेट, जैसे कि पहले तुमने ही कहा कि पेशेंस इज़ द की, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट लगाने की आपको ज़रूरत है। अगर आप वो कर रहे हो तो अच्छा है। नाइस। सो अपार्ट फ्रॉम ड्रैगन फ्रूट, क्या फ्यूचर में तुम्हारा और कोई एक्सपेंशन या एग्री रिलेटेड फेज में जाने का आइडिया प्लान है? यस, अभी के लिए ऐसा है कि अभी एमबीए मेरा खत्म हुआ है, तो प्लेसमेंट वगैरह वो सब तो चल ही रहा है, जॉब वगैरह। फार्मिंग में मेरा ये विजन है ना कि ड्रैगन फ्रूट को मैं अभी ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें लिमिटेशंस ऐसा चीज़ है कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे छोटा लैंड होल्डिंग है हमारा, ऐसा कुछ 10-20 एकड़ लैंड होल्डिंग नहीं है। तो मेरा एक विजन है कि एक ऐसा फार्म बनाऊँ जहाँ पे सारे फ्रूट्स हों। ओके। तो एक कमर्शियल वे में नहीं है, एक पर्सनल वे में मैं बताना चाहता हूँ। कमर्शियल तो ड्रैगन फ्रूट चल रहा है, बाकी जो एरिया हमारा बचा है वहाँ पे मैं सारे फ्रूट्स लगाना चाहता हूँ। एक हरियाणा गौरव करके एक चैनल है इंस्टाग्राम पे, अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगा कि वो कॉर्पोरेट वाला बंदा कैसे एग्रीकल्चर में शिफ्ट हुआ है, एंड उसने अपना फार्म जो बनाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल फार्म बनाया है। मतलब मलबेरी से लेके मैंगो से लेके एक फ्रूट का नाम ले लो उसके पास नहीं है, ऐसा बना है। तो अगर क्या चाहिए लाइफ में, अगर हम 30-35 साल के बाद अगर रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं और आपके फार्म पे सब कुछ है, तो वही एक लाइफ मुझे चाहिए। तो वो थोड़ा सा विजन है मेरा आगे जाके करने का, तो मैं वो सोच रहा हूँ वो करने का। डेफिनेटली होगा। यस। सो कभी फोमो फील नहीं होता है तुम्हें जब तुम्हारे जनरेशन के लोग पार्टीज कर रहे हैं, सिटी लाइफ जी रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड यू आर सो ग्राउंडेड? नहीं, फोमो तो मुझे कभी फील नहीं होता, क्योंकि हर किसी का एंजॉय करने का तरीका अलग होता है। तो पार्टीज वगैरह ये तो अलग चीज़ है, और मेरा एंजॉय करने का तरीका अलग है। अगर मुझे कभी टाइम मिलता है तो मैं पसंद करता हूँ एक्सप्लोर करना, बाइक लेके चले जाओ कहीं पे। पुणे में तो बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, तो मैं उस तरीके से पसंद करता हूँ। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट तो कभी नहीं हुआ मुझे। नाइस। तो तुम्हारा ट्रैकिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग का इंटरेस्ट कैसे स्टार्ट हुआ? ओके, एडवेंचर। तो मैं तो बचपन से ही हूँ ही एडवेंचरस, तो ऐसी चीज़ें पसंद है मुझे करना। और मतलब भगवान का शुक्र है कि महाराष्ट्र में पैदा हुए, तो थोड़ा सा वो कनेक्ट है किले से या फिर एडवेंचर माउंटेन से, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को सब लोग मानते हैं भगवान की तरह। तो वो बचपन से हमने वो हिस्ट्री पढ़ के आए हैं। तो बचपन से हमारे घर में भी सिखाया कि रायगढ़ जाओ, इधर जाओ, तो वो पढ़ो उसके बारे में। और उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरा पुणे में आने के बाद ज़्यादा हुआ, क्योंकि सांगली में हम थोड़ा थोड़ा ही घूमते थे, क्योंकि दूर था, छोटे भी थे, तो इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे आने के बाद अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई कि सैटरडे संडे यहाँ पे ट्रेक्स होते हैं। और भगवान का शुक्र है कि मेरा जो दोस्त है आनंद, हम बचपन से साथ है, तो उसको भी पसंद है ट्रेकिंग वगैरह। तो हम लोग सैटरडे संडे अगर हमें टाइम मिलता है और अच्छा ट्रेकिंग मिलता है तो हम जाते हैं। तो वो इंटरेस्ट डेवलप होता रहा है, और अभी तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ घूमना है यहाँ पे। नाइस। फर्स्ट ट्रैक या एक्सपीरियंस कौन सा था जो बहुत यादगार है, जो अभी भी तुम भूले नहीं हो? ओके, तो फर्स्ट ट्रेक था पनाह टू पावनखिंड। पावनखिंड आपने मूवी देखी होगी, जहाँ पे मतलब बाजी प्रभु देशपांडे का वो युद्ध हुआ था। तो वो ट्रेक था हम ना, मतलब वो मैंने 5-6 बार किया, लेकिन फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस था, उस टाइम ऐसा था कि जस्ट ही हमारी 8th की एग्ज़ाम हुई थी, शायद 8th या 9th की। एंड हमने ट्रेक के लिए बुक किया था कि किसी ने बोला कि यार अपना ही ग्रुप है वो जा रहे हैं, तो हमने बोला चलो चलते हैं। तो कुछ ऐसा पता नहीं था कि ट्रेकिंग में जाते कैसे हैं। तो हम लोग ऐसे ट्रिप की तरह की ऐसे बैग पूरा भर के लेके चले गए, बैग पूरा हेवी, खाना वाना सब, कपड़े वपड़े ज्यादा के लेके गए। और वहां पे गए और कुछ था ही नहीं, जून जुलाई का महीना था। और इतनी बारिश हुई कि उस बैग में से एक हैंकरचिप भी नहीं बचा, क्योंकि हमें तो नॉलेज थी नहीं बारिश की इतना होता है वो, तो हमने कुछ पैक करके नहीं लिया था, मतलब कैरी बैग वगैरह में। तो रात में जब सोने का टाइम आया तो ऐसा हुआ कि पहनने के लिए कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पे रात भर हम लोग, वहाँ पे एक तो हवा चल रही थी, क्योंकि बीच रास्ते एक गांव लगता है, वहाँ पे स्टे था। तो वहाँ पे पूरा ऐसे सिकुड़ के हम लोग सोए हैं। और मतलब एक कॉमेडी किस्सा याद आया मुझे उस टाइम का। आनंद के बैग से हमें मिला फुटबॉल का जो स्टॉकिंग्स रहता है, वही एक बचा था जो मतलब भीगा नहीं था। तो एक उसने पहना है, एक मैंने पहना है स्टॉकिंग्स ऐसे, और हम ऐसे पकड़ के सोए हैं रात भर। तो वो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था फर्स्ट ट्रिप का, बहुत बढ़िया था वो। नाइस। तो स्पेसिफिकली सह्याद्री रेंजेस ही क्यों एक्सप्लोर करते हो आप? क्योंकि सह्याद्री रेंज ना खत्म ही नहीं होती, बहुत कुछ है आपको एक्सप्लोर करने में। और जगह जगह पे, सातारा में है, पुणे में है, नासिक में है। तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। ऑफबीट प्लेसेस भी पुणे के तामिनी घाट वगैरह में, यहाँ पे ऑफबीट प्लेसेस भी बहुत है जो अनएक्सप्लोर्ड है।
तो सह्याद्री जैसा कुछ है ही नहीं। मैं हमेशा स्टोरी में एक वर्ड लिखता हूँ, सह्याद्री सुख, क्योंकि सह्याद्री जो आपको हैप्पीनेस देता है वो कहीं भी नहीं मिलता। तो यही चीज है। राइट। तो वहां जाके तुम्हें क्या फील होता है जो तुम्हें नॉर्मल लाइफ में नहीं मिलता है? पीस को हम कह सकते हैं, क्योंकि मुझे पसंद है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि हम लोग 2-2 घंटे बातें करते बैठे। मैं अगर कहीं पे जाके बैठ रहा हूँ, सनसेट देखना बहुत पसंद है मुझे, तो सह्याद्री में अगर मैं सनसेट देख रहा हूँ तो उसके ऊपर मुझे कोई चीज नहीं है। तो मुझे कुछ खाने को नहीं मिले तो भी चलेगा, लेकिन अगर मैं सनसेट देख रहा हूँ अच्छी तरीके का व्यू के साथ, तो 1 घंटा 2 घंटा में भी अगर वहाँ पे शांत बैठा हूँ ना, तो वही मेरे एक डेफिनेशन है एंजॉयमेंट की। सनराइज नहीं पसंद? सनराइज तो पसंद होता ही है हर किसी को, लेकिन सनसेट पॉसिबल है देखना। सनराइज आजकल मिस हो जाता है ओके। ज्यादातर। कोई ऐसा मोमेंट जब जेन्युइनली फियर फील हुआ हो ट्रैकिंग के दौरान? फियर तो टेक्निकल ट्रैक अगर हम बात करें जहाँ पे रैपलिंग और क्लाइंबिंग होती है, तो उसकी शुरुआत हाल ही में लास्ट ईयर हुई थी हमारी लिंगाना के साथ। तो लिंगाना ऐसा फोर्ट है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे जेल था वहाँ पे। तो आज वो बस एक पिनैकल बन के रह गया है। पिनैकल है वहाँ पे, अच्छा मतलब 3000 फुट उसकी हाइट है। तो वहाँ पे सीन ऐसा हुआ ना कि हम लोग जिस ग्रुप के साथ गए थे उसमें फैमिली मेंबर्स भी थे। पता नहीं उन्होंने कैसे मैनेजमेंट किया था, लेकिन बहुत सारे बिगिनर्स लोग थे। तो वहाँ पे क्लाइंबिंग करने में भी ज्यादा टाइम जा रहा था लोगों का, क्योंकि लोग नए हैं, तो वहाँ पे चढ़ने के लिए टाइम लग रहा था, उतरने के लिए लग रहा था। तो जो ट्रैक हमारा सुबह 6 बजे चालू होके 4-5 बजे खत्म होने वाला था, वहां पे रात के 12 बजे फिर भी हम उस पिनैकल के ऊपर ही थे, क्योंकि जो कुछ मेंबर्स आए थे उनको उतरने में दिक्कतें हो रही थी। तो रात के अंधेरे में वहां पे इतनी हवा चल रही थी, मधुमक्खियां आ रही थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी लगा लगा के टॉर्च, पानी नहीं था। तो रात के लगभग 2 बजे हमें वो पूरा पिनैकल नीचे उतरना पड़ा। तो उस वक्त लग रहा था, क्योंकि रैपलिंग को ऐसा होता है कि आप डोरी पे लटके हुए हो, रस्सी पे लटके हुए हो, और नीचे कुछ पता नहीं है कहाँ पे पैर रखना है। नो डाउट जो ट्रेकिंग वाले ग्रुप होते हैं वो अच्छी तरीके से केयर करते हैं, लेकिन वो फर्स्ट टाइम ही रैपलिंग का एक्सपीरियंस था, और वो रात के 2 बजे था। तो वो थोड़ा सा फियरफुल लगा था पहले मुझे कि ये क्या करने आ गया मैं, लेकिन बाद में चीजें वो अच्छी लगी। लेकिन उस टाइम लगा था। नाइस नाइस। एडवेंचर ने तुम्हें मेंटली कैसे चेंज किया? कोई चीजें होती है लाइफ में जहाँ पे आपको डाउन फील होता है, लेकिन एडवेंचर एक ऐसी चीज है जो आपका एड्रेनलिन रश करती है। और वो एडवेंचर ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे जाके कूद रहे हो कुछ कर रहे हो। मेरे लिए तो एक बाइक राइड भी अगर मैं करके आ रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए एडवेंचर है। तो वो चीज आपको ना शांत कर देती है और डिस्ट्रैक्शन होने से बचाती है। तो मेरा तो वही है कि एडवेंचर हम जितना करेंगे लाइफ में उतना, तभी तो हम जिंदा फील करेंगे खुद को। राइट। तो इसीलिए करना चाहिए। सो क्या तुम्हें लगता है कि फार्मिंग और ट्रेकिंग दोनों में पेशेंस और कंसिस्टेंसी कॉमन है? हाँ यार, ये पेशेंस और कंसिस्टेंसी एक दो ऐसे वर्ड है कि कहीं पर भी हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो तो जरूरी है ही। और फार्मिंग और ट्रेकिंग जो भी है वो एक सॉइल से कनेक्टेड है दोनों भी। तो वहाँ पे नो डाउट आपको पेशेंस कंसिस्टेंसी रहना ही पड़ेगा। नाइस। तो नेचर के साथ इतना टाइम स्पेंड करने से तुम्हारी थिंकिंग या पर्सपेक्टिव में क्या चेंज आया? नेचर आपको ना मतलब नेवर गिव अप का एटीट्यूड सिखा देता है। क्योंकि लास्ट टाइम मतलब अक्टूबर या नवंबर में हम लोग दौड़ब का फोर्ट करने गए थे, और एज सच 3-4 महीने मैंने कुछ एक्सरसाइज नहीं किया था, कुछ भी नहीं था। ऐसे ही नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, और अचानक से उठ के प्लान बना कि नई ट्रेकिंग करने जाना है। और दौड़ब एक अच्छा खासा हाइट वाला किला है नासिक में। तो वहां पे जाने के बाद मतलब मैं पूरा सांस मेरी फूल रही थी, कि मैंने बोला आनंद को यार नहीं होगा ये मेरे से आज। तो आनंद ने बस हर टाइम की तरह मोटिवेट किया कि 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, चल चल चल, ऐसे करते गए। तो वही चीज है कि वो सिखाता है अच्छी तरीके से नेवर गिव अप एटीट्यूड। नाइस। तो आजकल का जो जनरेशन है, जो यूथ है, जो अपने करियर को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है, डिस्ट्रैक्टेड है, उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? यार कंफ्यूजन ऐसी चीज है वो हर टाइम होती है। हर टाइम लगता है कि ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट हमें चीज़ों को ना सही तरीके से टाइम देना चाहिए। मुझे भी कई बार होता है कंफ्यूजन कि ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस टाइम थोड़ा सा शांत सोचता हूँ और टाइम देता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि टाइम के साथ हमें अपने आप ही क्लैरिटी आ जाती है। राइट। क्योंकि एक्शन अगर हम लेते जा रहे हैं तो बाद में नो डाउट क्लैरिटी आती जाती है। तो आपको करना है नहीं करना है बाद में सोचना है, पहले अगर हम स्टार्ट करके एक्शन ले रहे हैं तो उस चीज़ को हम बाद में सॉर्ट कर सकते हैं, ऐसा मेरा ओके। मानना एंड अगर किसी को डिफरेंट पाथ चूज करना है अपनी लाइफ में, तो उन्हें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? है। ओके, तो स्टार्ट करना चाहिए वाई से, कि आपकी वाई क्या है वाई।
क्योंकि अगर वाई आपकी क्लियर है तो ही आप आगे जाके कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंट पाथ चूज करना हर किसी को पसंद है, किसको पसंद नहीं है डिफरेंट पाथ चूज करना। रैट रेस में तो किसी को जाना ही नहीं है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको करना है तो आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए। तो मन में अगर आपको वो डाउट नहीं है कोई खुद के बारे में और आपके काम के बारे में, तो आप वहाँ पे जा सकते हो, डिफरेंट पाथ चूज कर सकते हो। नाइस। थैंक यू सो मच अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। यस। एंड आपकी स्टोरी से हमें ये रियलाइज होता है कि देयर आर टू सीज जो किसी भी यूथ को, जिसको अपना क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी क्लियर होगा, वो डेफिनेटली लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। यस 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 यस, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, और अच्छा लगा मतलब इससे बात करके। तो या थैंक यू। थैंक यू।